पीके लर्निंग जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते रहें। आज की कहानी का शीर्षक है जब भूसे का घर बना सहारा। पहाड़ी ढलानों के बीच बसा सरईगंज गांव, जहां साल के 12 महीने प्रकृति अपना अलग ही रंग दिखाती थी। लेकिन इस साल की सर्दियों की आहट कुछ अजीब थी। सूरज की पहली किरणें जब पहाड़ियों की चोटियों को छूती थीं तो वे सुनहरी होने के बजाय पीली और बीमार सी लगती थीं। हवा में एक ऐसी खामोशी थी जो डराने वाली थी। गांव की पगडंडियों पर चलने वाले चरवाहे भुवन के लिए ये सुबह किसी अनहोनी का संकेत लेकर आई थी। भुवन अपनी गायों और बकरियों के साथ ढलान से नीचे उतर रहा था। उसके पास पशुओं का एक छोटा सा संसार था, जिसमें कुहू नाम की भूरी गाय और मिन्नी नाम की छोटी बकरी उसके बच्चों की तरह थे। भुवन ने महसूस किया कि कुहू के चलने की गति आज धीमी है। उसके खुरों की आवाज सूखी और सख्त हो चुकी मिट्टी पर अजीब तरह से गूंज रही थी। भुवन ने झुककर कुहू के गले को सहलाया। वो ठंडी पड़ रही थी। उसकी सांसों से निकलने वाली भाप हवा में घने कोहरे की तरह मिल रही थी। आज हवा का रुख ठीक नहीं है कुहू, भुवन ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अनकही चिंता थी। वो जानता था कि पहाड़ों पर जब हवा का शोर बंद हो जाता है और सन्नाटा पसर जाता है तो समझो कि बर्फ अपना जाल बिछाने वाली है। घर पहुंचा ही था कि भुवन का स्वागत उसकी बेटी मोरा और बेटे ईशान ने किया। मोरा ने दौड़कर मिन्नी बकरी को गले लगा लिया। बाबा देखो, मिन्नी कितनी कांप रही है। इसके कान बर्फ जैसे ठंडे हो गए हैं। ईशान हाथ में लकड़ी की एक छोटी गाड़ी लिए खड़ा था, लेकिन उसका ध्यान भी अपनी पसंदीदा गाय कुहू पर था। आंगन में भुवन की पत्नी धरा चूल्हा सुलगाने की कोशिश कर रही थी। लकड़ियां सीलन भरी थीं और धुआं आंखों को जला रहा था। सुना है भुवन, धरा ने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए कहा, पड़ोसी लखीराम की सबसे तंदुरुस्त बकरी आज सुबह मृत पाई गई। रात की ठंड उसे सह नहीं पाई। भुवन के पैर जैसे जमीन में धंस गए। लखीराम का बाड़ा उसके बाड़े से कहीं ज्यादा मजबूत था, फिर भी वहां मौत ने दस्तक दे दी थी। वो चुपचाप अपनी बूढ़ी मां चंपा के पास जाकर बैठ गया, जो चूल्हे की हल्की सी आंच में अपने कांपते हाथों को सेंक रही थी। मां ने धुंधली आंखों से भुवन की ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, बेटा, जब आसमान सफेद राख जैसा दिखने लगे और पंछी चहचहाना बंद कर दें तो समझ लेना कि इस बार सर्दी कोई बड़ी बलि लेने आई है। हमारे पुराने बाड़े इन हवाओं को नहीं रोक पाएंगे। ये हवाएं दीवार के छेदों से नहीं निकलती, ये तो हड्डियों के भीतर घुसकर लहू जमा देती हैं। भुवन की नजर अपने कच्चे बाड़े पर गई। छत की घास पुरानी हो चुकी थी और दीवारों के सरकंडे जगह जगह से टूट रहे थे। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने जल्दी ही कोई रास्ता नहीं निकाला तो कल की सुबह उसके आंगन में वैसी ही खामोशी होगी जैसी आज लखीराम के घर में है। उसके मन में एक बेचैनी ने जन्म लिया। वो सोचने लगा कि लकड़ी और मिट्टी तो इस ठंड को नहीं रोक पा रहे, तो फिर क्या है जो इन बेजुबान जानों को बचा सकता है। शाम ढलते ढलते सरईगंज की गलियों में धुंध और भी घनी हो गई। गांव के लोग अपने अपने दरवाजे बंद कर रहे थे, लेकिन भुवन अपनी छत पर खड़ा होकर दूर पहाड़ियों से उतरते उन सफेद बादलों को देख रहा था जो काल बनकर उसके गांव की ओर रेंग रहे थे। रात का अंधेरा गहरा चुका था, लेकिन भुवन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बाहर हवा का शोर किसी जंगली जानवर की दहाड़ जैसा लग रहा था। बाड़े के भीतर से रह रहकर कुहू के रंभाने और बकरियों के मिमियाने की आवाजें आ रही थी, जिनमें डर और पीड़ा साफ झलक रही थी। भुवन लालटेन लेकर बाड़े में गया। उसने देखा कि उसकी गायें एक दूसरे से सटकर खड़ी थीं ताकि थोड़ी गर्माहट मिल सके, लेकिन बर्फीली हवा के झोंके दीवारों के छोटे छोटे छेदों से किसी तीर की तरह अंदर घुस रहे थे। भुवन ने पुरानी बोरियां दीवारों पर लटकाने की कोशिश की, पर हवा का जोर इतना था कि वे बोरियां ताश के पत्तों की तरह फड़फड़ा रही थीं। तभी उसकी नजर कोने में रखे सूखे भूसे के एक बड़े ढेर पर पड़ी। वो भूसा गायों के चारे के लिए इकट्ठा किया गया था। भुवन ने अनजाने में ही अपना हाथ उस भूसे के ढेर के अंदर डाल दिया। जैसे ही उसका हाथ गहराई में पहुंचा, उसे एक सुखद एहसास हुआ। बाहर की हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बावजूद भूसे के ढेर का अंदरूनी हिस्सा काफी गर्म था। गर्माहट भुवन के मुंह से अचानक निकला। उसके दिमाग में बिजली की तरह एक विचार कौंधा। अगर भूसे की गहराई में इतनी गर्मी हो सकती है तो क्या इस भूसे का इस्तेमाल दीवारों की तरह नहीं किया जा सकता? अगली सुबह भुवन सीधा गांव की चौपाल की ओर भागा। वहां गांव के मुखिया तारापाल, लखीराम और अन्य ग्रामीण आग के पास बैठकर रात के नुकसान की चर्चा कर रहे थे। लखीराम की आंखें लाल थीं। उसकी 2 और बकरियां रात को दम तोड़ चुकी थीं। मुखिया जी, भुवन ने हांफते हुए कहा, मेरे पास एक उपाय है। हम अपने जानवरों को बचाने के लिए भूसे के घर बना सकते हैं। भूसा हवा को रोकता है और गर्मी को अंदर कैद रखता है।
अगर हम मिट्टी और भूसे को मिलाकर मोटी दीवारें खड़ी करें तो ठंड अंदर नहीं पहुंच पाएगी। भुवन की बात सुनकर पहले तो वहां सन्नाटा पसर गया, फिर अचानक ठहाकों की आवाज गूंजने लगी। मुखिया तारापाल ने उपहास के लहजे में कहा, भुवन, सर्दी ने शायद तुम्हारा दिमाग सुन्न कर दिया है। भूसे का घर? अरे मूर्ख, भूसा तो जानवर खाते हैं। अगर हमने घर भूसे का बनाया तो जानवर घर को ही खा जाएंगे, और मान लो उन्होंने नहीं खाया तो हवा का एक झोंका तुम्हारे उस महल को उड़ा ले जाएगा। लखीराम ने भी व्यंग्य किया, भाई भुवन, हम यहां जान बचाने की बात कर रहे हैं और तुम बच्चों जैसी कहानियां सुना रहे हो। जाओ अपना काम करो। भुवन का चेहरा शर्म और दुख से लाल हो गया। वो कुछ और कहना चाहता था, लेकिन गांव वालों का तिरस्कार इतना कड़ा था कि उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो उदास कदमों से वापस लौटने लगा। रास्ते में उसे पीपल के पुराने पेड़ के नीचे सनातन बाबा मिले। बाबा ने अपनी गहरी आंखों से भुवन को देखा और मुस्कुराए। लोग तभी हंसते हैं भुवन, जब वे अपनी सीमाओं से बाहर नहीं देख पाते। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, प्रकृति ने हर समस्या का हल साथ दिया है। तूने जो महसूस किया है वो सत्य है। पत्थर और लकड़ी ठंडे पड़ जाते हैं, पर मिट्टी और घास में जीवन की गर्मी बची रहती है। तू रुक मत, बस शुरुआत कर। बाबा की बातों ने भुवन के भीतर फिर से साहस भर दिया। वो घर पहुंचा और सीधे अपने आंगन के पीछे वाले हिस्से में गया। उसने जमीन पर निशान बनाया और मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। उसकी पत्नी धरा बाहर आई और उसे पागलों की तरह खुदाई करते देख चौंक गई। ये क्या कर रहे हो भुवन? सारा गांव तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है और तुम अब सच में मिट्टी से खेल रहे हो? धरा ने चिंता में पूछा। भुवन ने पसीना पोंछते हुए उसकी तरफ देखा और दृढ़ता से कहा, धरा, मुझे नहीं पता कि गांव वाले क्या सोचते हैं। मुझे बस इतना पता है कि अगर मैंने आज ये घर नहीं बनाया तो कल मेरे पास बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। क्या तुम मेरा साथ दोगी? धरा ने भुवन की आंखों में वो जुनून देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने बिना कुछ कहे अपने हाथ मिट्टी में डाल दिए और गारा बनाने में भुवन की मदद करने लगी। तभी मोरा और ईशान भी दौड़कर आ गए। ईशान ने अपनी छोटी लालटेन बुझा दी, क्योंकि अब सूरज की हल्की रोशनी बादलों को चीरकर बाहर आ रही थी। बाबा, हम भी मदद करेंगे, ईशान चिल्लाया। भुवन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उस दोपहर, जब पूरा गांव ठंड से बचने के लिए अपने घरों में दुबका हुआ था, भुवन का परिवार एक अनोखे मिशन पर था। एक ऐसा मिशन जिसे दुनिया पागलपन कह रही थी, लेकिन जो जल्द ही चमत्कार साबित होने वाला था। दोपहर की कड़कड़ाती धूप में भी हवा की चुभन कम नहीं थी, लेकिन भुवन के आंगन में एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। भुवन ने मिट्टी का गारा तैयार किया और उसमें भारी मात्रा में सूखा भूसा मिलाना शुरू किया। ये केवल भूसा नहीं था, ये कुहू और मिन्नी की जिंदगी की डोर थी। उसने देखा कि जब मिट्टी में भूसा अच्छी तरह मिल जाता है तो वो एक बहुत ही ठोस और गर्म परत बना देता है। धरा, हमें दीवारों को बहुत मोटा रखना होगा। भुवन ने मिट्टी के बड़े बड़े लोंदे दीवार के ढांचे पर रखते हुए कहा। बाबा ने कहा था कि जितनी मोटी परत होगी, बाहर की बर्फीली हवा उतनी ही बेअसर हो जाएगी। धरा अपने हाथों से मिट्टी को चिकना कर रही थी, जबकि मोरा और ईशान छोटे छोटे बर्तनों में भूसा भरकर ला रहे थे। गांव के कुछ लोग पगडंडी से गुजरते हुए भुवन के आंगन की ओर झांकते और आपस में फुसफुसाते। कोई उसे पागल कहता तो कोई हंसकर आगे बढ़ जाता, लेकिन भुवन के कान बंद थे। उसका सारा ध्यान उस ढांचे पर था जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। शाम होते होते भुवन ने बाड़े के एक कोने में एक छोटा सा गुफा जैसा ढांचा खड़ा कर दिया था। इसकी दीवारें लगभग 2 फीट मोटी थीं। भुवन ने इसकी छत बनाने के लिए बांस की खपच्चियों का इस्तेमाल किया और उनके ऊपर भूसे की कई परतें जमा कर दीं। सबसे ऊपर उसने पुरानी बोरियों को मिट्टी से सानकर बिछा दिया ताकि ओस की नमी अंदर न जाए। रात होने वाली थी और आसमान फिर से राख जैसा धुंधला होने लगा था। भुवन ने अपनी कांपती हुई बकरियों और कुहू गाय को उस नए बने भूसे के घर के अंदर धकेलना शुरू किया। जानवर पहले तो हिचकिचाए, क्योंकि उस छोटे से घर के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही कुहू ने अपना पहला कदम अंदर रखा वो ठिठक गई। वहां की हवा बाहर के वातावरण से बिल्कुल अलग थी। वहां एक सोंधी सी महक थी और एक ऐसी गर्माहट जो मां की गोद जैसी महसूस होती थी। देखो बाबा, कुहू अब नहीं कांप रही, ईशान ने खुशी से ताली बजाते हुए कहा। भुवन ने घर के मुहाने पर एक बड़ा टाट का पर्दा लटका दिया और उसे नीचे से पत्थरों से दबा दिया ताकि हवा का एक झोंका भी अंदर न जा सके। उस रात भुवन खुद भी चैन से नहीं सोया। वो हर घंटे उठकर बाड़े के पास जाता और पर्दे के पीछे हाथ डालकर अंदर की गर्मी महसूस करता। अंदर जानवर शांति से जुगाली कर रहे थे। उनकी सांसों की भाप ने उस छोटे से कमरे को और भी गर्म कर दिया था।
अगले दिन सुबह सुबह जब गांव में कोहरा छाया हुआ था, गांव के लोग कांपते हुए अपनी गायों को देखने बाहर निकले। लखीराम के आंगन में फिर से रोना धोना मचा था। उसकी सबसे बूढ़ी गाय रात की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। तभी सबकी नजर भुवन के आंगन पर पड़ी। भुवन अपनी गाय कुहू को बाहर निकाल रहा था। कुहू बिल्कुल तरोताजा दिख रही थी। उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो पिछले कई दिनों से बना हुआ था। ये कैसे संभव है? मुखिया तारापाल ने दूर से देखते हुए अचरज से कहा। इतनी भयानक रात में, जहां ओस भी जम गई है, भुवन के जानवर इतने सक्रिय कैसे हैं? लखीराम और कुछ अन्य ग्रामीण भुवन के पास पहुंचे। उन्होंने उस भूसे के घर के पास जाकर देखा। जब लखीराम ने अपना हाथ उसकी दीवार पर रखा तो वो दंग रह गया। मिट्टी और भूसे की वो दीवार बाहर से तो ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत स्थिरता थी। भुवन, क्या इसके अंदर सच में ठंड नहीं पहुंचती? लखीराम ने धीमी आवाज में पूछा। भुवन ने सादगी से जवाब दिया, लखीराम भाई, आप खुद अंदर जाकर देख लीजिए। जैसे ही लखीराम ने उस छोटे से ढांचे के अंदर सिर डाला, उसे लगा जैसे वो किसी गर्म गुफा में आ गया हो। वहां की गर्मी प्राकृतिक थी और सुकून देने वाली थी। लखीराम बाहर आया और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया भुवन, जबकि तुम हमें जीवन बचाने का रास्ता दिखा रहे थे। आज मेरी गाय मर गई। अगर मैंने कल तुम्हारी बात सुनी होती। भुवन ने लखीराम का हाथ पकड़ा और कहा, भाई, जो बीत गया उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो बचा है उसे बचाना हमारे हाथ में है। पहाड़ों पर अभी और बादल घिर रहे हैं। आज की रात और भी भारी होगी। तारापाल भी वहां आ खड़े हुए थे। उनका अहंकार अब धीरे धीरे पिघल रहा था। भुवन, क्या तुम हमें भी ऐसा घर बनाना सिखाओगे? हमारे पास समय बहुत कम है। भुवन ने मुस्कुराकर सरईगंज की उन पहाड़ियों की ओर देखा, जहां से बर्फीला तूफान फिर से उठने को तैयार था। सिर्फ सिखाऊंगा नहीं मुखिया जी, हम सब मिलकर बनाएंगे। आज कोई अकेला नहीं रहेगा। भुवन की हां सुनते ही गांव के लोगों के चेहरों पर जो डर जमा हुआ था, वो उम्मीद की एक हल्की चमक में बदलने लगा। लेकिन समय उनके पास बिल्कुल नहीं था। सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ था और दोपहर होने से पहले ही पहाड़ों से आने वाली हवाओं ने सीटी बजाना शुरू कर दिया था। यह संकेत था कि आने वाली रात पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। सब लोग ध्यान से सुने। मुखिया तारापाल ने ऊंची आवाज में कहा, आज हम अपने पुराने आपसी झगड़े, खेत की मेड़ के विवाद और सारी रंजिशें यहीं छोड़ देंगे। आज सरईगंज की लड़ाई उस ठंड से है जो हमारे बाड़ों को खाली करना चाहती है। भुवन जैसा कहेगा, हम वैसा ही करेंगे। भुवन ने तुरंत कमान संभाली। उसने गांव वालों को टोलियों में बांट दिया। लखीराम भाई, आप और 5 लोग मिलकर गांव के पिछले हिस्से से सारा सूखा भूसा और पराली यहां ले आइए। मुखिया जी, आप लड़कों को मिट्टी और पानी लाने के काम पर लगाइए। औरतें और बच्चे पुरानी बोरियां और टाट इकट्ठा करेंगे। हमें 3 बड़े सामूहिक भूसा घर बनाने होंगे, क्योंकि हर किसी के घर पर अलग से बनाने का वक्त अब नहीं बचा है। पूरा गांव एक चींटी की फौज की तरह काम में जुट गया। लोग अपने अपने घरों से भूसा ढोकर ला रहे थे। दाई शारनी, जो बहुत बूढ़ी थीं, वो भी अपने कांपते हाथों से बोरियां झाड़कर मदद कर रही थीं। मिट्टी और पानी को मिलाने के लिए पूरा गांव अपने पैरों से गारा तैयार कर रहा था। ठंड इतनी थी कि पैर सुन्न हो रहे थे, लेकिन दिलों में जल रही अपनों को बचाने की आग ने उन्हें रुकने नहीं दिया। भुवन ने गांव के चौक के पास एक ऐसी जगह चुनी जहां पहाड़ियों की सीधी हवा सीधे नहीं टकराती थी। वहां उसने पहली बड़ी दीवार की नींव रखी। याद रखना, भुवन ने मिट्टी और भूसे का मिश्रण दीवार पर चढ़ाते हुए समझाया, परत जितनी घनी होगी, जान उतनी ही सुरक्षित रहेगी। हमें इन दीवारों को इतना मजबूत बनाना है कि पहाड़ का तूफान भी हार मान ले। धरा, मोरा और ईशान गांव की अन्य औरतों और बच्चों के साथ मिलकर मिट्टी के लौंदे बना बना कर दे रहे थे। काम के बीच बीच में धरा सबको गुड़ और सौंठ का पानी पिला रही थी, ताकि किसी का शरीर ठंड से गिर न जाए। भुवन की फुर्ती देखने लायक थी। वो कभी एक दीवार पर होता तो कभी दूसरी पर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई छेद या कमजोरी न रह जाए। शाम के 4 बजते बजते 3 बड़े ढांचे खड़े हो चुके थे। वे देखने में किसी बड़ी गुफा या मिट्टी के टीले जैसे लग रहे थे। लेकिन तभी एक अनहोनी हुई। अचानक हवा का एक ऐसा बर्फीला झोंका आया कि निर्माणाधीन तीसरी दीवार का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। नहीं, लखीराम चिल्लाया। लोगों के हाथ पांव ढीले होने लगे। हम हार जाएंगे भुवन,
प्रकृति हमसे ज्यादा ताकतवर है। भुवन ने गिरती हुई मिट्टी को अपने कंधों से सहारा दिया और दांत भींचकर बोला, मिट्टी गिरी है, हमारा हौसला नहीं, फिर से गारा डालो। अगर हम आज रुक गए तो कल सूरज ढलने तक सरईगंज में किसी गाय के गले की घंटी नहीं सुनाई देगी। उठाओ फावड़ा। भुवन की उस दहाड़ ने टूटते हुए लोगों में फिर से जान फूंक दी। मुखिया तारापाल ने खुद अपनी चादर उतारकर फेंकी और गारा उठाने लगे। गिरती हुई दीवार को फिर से खड़ा किया गया और इस बार उसे और भी चौड़ा और मजबूत बनाया गया। जैसे जैसे सूरज डूबा, आकाश का रंग गहरा बैंगनी और फिर काला होने लगा। धुंध इतनी घनी हो गई कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। भुवन ने आखिरी बोरी छत पर डाली और नीचे उतरकर लंबी सांस ली। तीनों भूसे घर तैयार थे। जल्दी करो, भुवन ने पुकारा, सारे जानवरों को अंदर लाओ। पूरे गांव के पशुओं को उन 3 घरों में भरना शुरू किया गया। कुहू, मिन्नी और गांव की सैकड़ों अन्य गायें और बकरियां अब उन सुरक्षित मिट्टी और भूसे की दीवारों के पीछे थीं। जब आखिरी जानवर अंदर गया और टाट के भारी पर्दे गिराए गए, तब जाकर भुवन ने आसमान की तरफ देखा। पहली बर्फ की फुहार उसके गाल पर गिरी। लड़ाई शुरू हो गई है, भुवन ने धीमे से कहा। अब बस हमें सुबह का इंतजार करना है। सूरज की रोशनी बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर चमकी तो सरईगंज की तस्वीर बदली हुई थी। चारों तरफ सफेदी थी, लेकिन इस सफेदी के बीच एक नई गर्माहट का एहसास हो रहा था। भुवन की कामयाबी की खबर हवा की तरह आसपास के गांवों में फैल गई। लोग दूर दूर से उन भूसे के घरों को देखने आने लगे, जिन्हें कल तक वे पागलपन कह रहे थे। लेकिन भुवन यहीं नहीं रुकने वाला था। उसने देखा कि गांव की महिलाएं और बच्चे अभी भी फटे हुए कंबलों और गीली लकड़ियों के धुएं में ठिठुर रहे हैं। उसके मन में एक बड़ा सवाल उठा, अगर मिट्टी और भूसा मेरे जानवरों को बचा सकते हैं तो ये इंसानों के लिए सहारा क्यों नहीं बन सकते? भुवन ने मुखिया और गांव के युवाओं को फिर से इकट्ठा किया। भाइयों, रात तो कट गई, लेकिन सर्दी अभी बाकी है। हमारे कई घरों की दीवारें ठंडी और नम हैं। क्यों न हम अपने घरों के अंदरूनी हिस्सों में भी इसी मिट्टी और भूसे का लेप लगाएं? शुरुआत में लोग हिचकिचाए, लेकिन भुवन ने सबसे पहले अपने खुद के घर से शुरुआत की। उसने अपनी कोठरी की दीवारों पर भूसे और मिट्टी की 1 इंच मोटी परत चढ़ाई। परिणाम जादुई था। जो कमरा रात भर बर्फ जैसा ठंडा रहता था, वो अब चूल्हे की थोड़ी सी आंच में ही गर्म रहने लगा। दीवारों ने बाहर की नमी सोखना बंद कर दिया था। धीरे धीरे पूरा सरईगंज एक कार्यशाला में बदल गया। अब ये सिर्फ जानवरों को बचाने का मिशन नहीं था, ये गांव के अस्तित्व की लड़ाई बन गई थी। पीके लर्निंग जोन की इस कहानी में अब बदलाव की लहर आ चुकी थी। भुवन ने एक नई तकनीक विकसित की, भूसे की ईंटें। उसने लकड़ी के सांचों में मिट्टी, भूसा और थोड़ा सा चूना मिलाकर धूप में सुखाया। ये ईंटें हल्की थीं और ठंड को रोकने में पत्थर से कहीं ज्यादा कारगर थीं। एक दोपहर जब भुवन ईंटें बनाने में व्यस्त था, पड़ोस के गांव गढ़कुंडा का एक जमींदार अपनी घोड़े की नाल की आवाज के साथ वहां पहुंचा। उसका नाम ठाकुर प्रताप था। वो अपने अहंकार के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी आंखों में इस बार डर था। भुवन, ठाकुर ने घोड़े से उतरते हुए कहा, मेरे बाड़े में कल रात 5 घोड़े मर गए। सुना है तुमने कोई जादुई दीवार बनाई है। मुझे भी वो तकनीक चाहिए। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। भुवन ने शांत भाव से ठाकुर की ओर देखा और कहा, ठाकुर साहब, ये कोई जादू नहीं है। ये हमारी धरती माँ और इस सूखे भूसे का मेल है। और जहां तक कीमत की बात है, तो मैं इसे बेचना नहीं चाहता। अगर आप अपने गांव के मजदूरों को मेरे पास भेजें तो मैं उन्हें ये बनाना सिखा दूंगा। बस शर्त एक ही है कि वे इसे बनाने के बदले किसी गरीब से पैसा नहीं लेंगे। ठाकुर प्रताप का सिर शर्म से झुक गया। जिस ज्ञान को वो खरीदना चाहता था, भुवन उसे बांटने के लिए तैयार था। उस दिन से भुवन का कद गांव में और भी बढ़ गया। वो अब सिर्फ एक चरवाहा नहीं, बल्कि एक गुरु बन चुका था। धरा ने भुवन को काम करते देख एक दिन पूछा, भुवन, तुम्हें थकान नहीं होती? दिन भर लोगों को सिखाना और रात भर अपने जानवरों की सेवा करना। भुवन ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी मोरा को गोद में उठाया और कहा, धरा, जब हम दूसरों का सहारा बनते हैं तो हमारी अपनी थकान उस खुशी के नीचे दब जाती है। देखो, आज सरईगंज का कोई भी बच्चा ठंड से नहीं रो रहा। यही मेरी असली कमाई है। तभी पहाड़ के ऊपर से सनातन बाबा की आवाज गूंजी, अभी तो बस नींव पड़ी है भुवन, असली परीक्षा अभी बाकी है। भुवन ने ऊपर देखा
आसमान में फिर से काले बादल मंडराने लगे थे, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। पूरा गांव फावड़े और टोकरियां लेकर तैयार खड़ा था। आसमान में मंडराते उन काले बादलों ने सरईगंज के लोगों को डराया नहीं, बल्कि उनमें एक नई स्फूर्ति भर दी। अब गांव के हर व्यक्ति को पता था कि उनके पास भुवन की दी हुई वो तकनीक है जो मौत को भी मात दे सकती है। लेकिन इस बार चुनौती कुछ अलग थी। बादलों का रंग गहरा स्लेटी था और हवा में नमी इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना भी भारी हो रहा था। ये भारी बर्फबारी और हिमस्खलन का पूर्व संकेत था। सनातन बाबा की चेतावनी को समझते हुए भुवन ने गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित उस पुराने मंदिर के अहाते को चुना। मुखिया जी, इस बार सिर्फ ठंड नहीं आएगी, इस बार पहाड़ की बर्फ नीचे खिसक सकती है। हमें एक सुरक्षा घेरा बनाना होगा। भुवन ने गांव वालों को एक अनोखी योजना समझाई। उन्होंने गांव के चारों ओर भूसे की बोरियों और मिट्टी के बड़े बड़े टीले बनाने शुरू किए जो एक बफर जोन की तरह काम कर सके। इस काम में पीके लर्निंग जोन का वो सिद्धांत साफ दिख रहा था कि आपदा से पहले तैयारी ही सबसे बड़ी समझदारी है। लखीराम और ठाकुर प्रताप के मजदूर अब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। ऊंच नीच का भेद मिट चुका था। मिट्टी और भूसे के उस विशाल निर्माण के बीच भुवन ने देखा कि छोटे ईशान और मोरा भी अपने छोटे छोटे हाथों से कीचड़ के लोंदे बना रहे थे। उनके चेहरों पर डर नहीं, बल्कि कुछ नया करने का उत्साह था। तभी शाम के वक्त अचानक धरती कांपी। पहाड़ की चोटी से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। सब लोग सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचो, भुवन ने जोर से चिल्लाया। लोग भागकर उन भूसे और मिट्टी से सुदृढ़ किए गए घरों के अंदर चले गए। देखते ही देखते पहाड़ से बर्फ का एक विशाल रेला नीचे की ओर आया, लेकिन जैसे ही वो बर्फ का सैलाब गांव की सीमा पर पहुंचा, भुवन द्वारा बनवाए गए मिट्टी और भूसे के उन ऊंचे टीलों ने उसकी रफ्तार को सोख लिया। मिट्टी की लचीली दीवारों ने बर्फ के प्रहार को झेल लिया, जहां कंक्रीट की दीवारें शायद चटक जातीं। बाड़े के भीतर कुहू और मिन्नी आराम से बैठी जुगाली कर रही थीं। बाहर प्रलय था, पर भीतर वही सौंधी महक और सुकून देने वाली गर्माहट थी। धरा ने भुवन का हाथ पकड़ रखा था। अगर तुम न होते तो आज हम कहाँ होते, उसने धीमे से कहा। भुवन ने बाहर के शोर की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया, धरा, ये सब अकेले मेरे बस का नहीं था। जब गांव का हर हाथ मिट्टी में मिला, तभी ये दीवारें पहाड़ से भी ऊंची हो पाईं। तूफान पूरी रात चलता रहा, लेकिन सरईगंज की उन दीवारों ने हार नहीं मानी। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो गांव के घर सुरक्षित थे और सबसे बड़ी बात, एक भी जान, चाहे इंसान हो या पशु, का नुकसान नहीं हुआ था। ठाकुर प्रताप ने अपनी मखमली चादर उतारकर भुवन के कंधों पर डाल दी। भुवन, आज से तुम सिर्फ इस गांव के नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके के रक्षक हो। पर भुवन की आंखों में एक नया सपना था। उसने देखा कि इस आपदा ने लोगों को एक कर दिया है। उसने सोचा कि क्यों न इस भूसे के घर की तकनीक को एक स्थायी रूप दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी ठंड से न डरें। तूफान के थमने के बाद सरईगंज की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई। भुवन अब केवल एक चरवाहा नहीं रह गया था, वो एक प्रतीक बन चुका था। उसकी दूरदर्शिता ने साबित कर दिया था कि समाधान हमेशा महंगे पत्थरों या मशीनों में नहीं, बल्कि हमारी धरती से जुड़ी साधारण चीजों में छिपे होते हैं। ठाकुर प्रताप ने गांव के बीचों बीच अपनी एक खाली जमीन दान कर दी। भुवन, यहां तुम जो बनाना चाहो बनाओ, मैं और मेरा पूरा खजाना तुम्हारे साथ है। ठाकुर के इन शब्दों ने पूरे गांव में जोश भर दिया। भुवन ने वहां सरईगंज आश्रयशाला की नींव रखी। यह कोई साधारण इमारत नहीं थी। इसकी दीवारें मिट्टी और भूसे की उन्हीं जादुई ईंटों से बनी थीं जिन्हें भुवन ने ईजाद किया था। इसकी छत पर घास की मोटी परतें थीं जिन्हें मिट्टी से सील किया गया था। इस आश्रयशाला का उद्देश्य था कि सर्दियों के दौरान गांव का कोई भी लाचार व्यक्ति या बेसहारा जानवर खुले आसमान के नीचे न सोए। पीके लर्निंग जोन की इस गाथा में अब वो पल आया जब भुवन का परिवार भी इस मिशन का अभिन्न हिस्सा बन गया। धरा ने गांव की महिलाओं को सिखाया कि कैसे मिट्टी और जूट के मेल से गर्म फर्श बनाए जा सकते हैं। मोरा और ईशान ने मिलकर एक छोटी सी पाठशाला शुरू की, जहां वे दूसरे बच्चों को जानवरों की भाषा समझना और प्रकृति के संकेतों को पढ़ना सिखाते थे। धीरे धीरे सरईगंज एक मॉडल गांव बन गया। सरकार के बड़े अफसर और वैज्ञानिक भी वहां पहुंचने लगे। वे हैरान थे कि बिना किसी आधुनिक हीटर या बिजली के ये घर इतने गर्म कैसे रहते हैं। भुवन ने उन्हें बड़े गर्व से अपनी तकनीक दिखाई।
उसने समझाया कि कैसे भूसा हवा को कैद कर लेता है और गर्मी को बाहर नहीं जाने देता। सालों बीत गए। भुवन अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसके हाथ आज भी मिट्टी में सने रहते थे। एक शाम वो अपने बाड़े में कुहू की अगली पीढ़ी की एक बछिया को सहला रहा था। उसकी बेटी मोरा, जो अब एक समझदार युवती बन चुकी थी, उसके पास आकर बैठी। बाबा, आज आसपास के 10 गांवों ने भी अपने यहां भूसे के घर बना लिए हैं। अब सर्दियों में कोई नहीं मरता, मोरा ने गर्व से कहा। भुवन ने पहाड़ियों की ओर देखा, जहां से कभी उसकी कहानी शुरू हुई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटी, इंसान की सबसे बड़ी जीत तब नहीं होती जब वो पहाड़ों को चीर दे, बल्कि तब होती है जब वो कमजोर का सहारा बन जाए। ये भूसे के घर सिर्फ गर्मी नहीं देते, ये हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। सरईगंज में अब हर साल सर्दियों की पहली बर्फबारी पर एक उत्सव मनाया जाता है, मिट्टी भूसा उत्सव। लोग आज भी उस रात को याद करते हैं जब एक साधारण चरवाहे ने अपनी बुद्धि और हौसले से मौत को गांव की सरहद से बाहर खदेड़ दिया था। भुवन की कहानी हमें सिखाती है कि साधन छोटे हो सकते हैं, लेकिन अगर इरादा नेक हो और पूरा समुदाय एक साथ खड़ा हो तो प्रकृति की सबसे बड़ी आपदा भी घुटने टेक देती है। आज भी जब सरईगंज की उन सौंधी महक वाली दीवारों को कोई छूता है तो उसे भुवन के उन्हीं शब्दों की याद आती है, सहारा बांटने से बढ़ता है और एकता से बड़ी कोई दीवार नहीं होती। समाप्त। उम्मीद है आपको पीके लर्निंग जोन की ये विस्तृत कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप किसी नए विषय पर कहानी चाहते हैं?